हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल एमबी हिमांशु पर। जैसा कि आप जानते हो, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे और कल हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पार्ट 1 पढ़ा। ठीक है, आज हम गुलाम वंश को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। कल हमने बात की थी कि 1206 ईस्वी से गुलाम वंश की शुरुआत होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था, गुलाम वंश की शुरुआत करता है। ठीक है भाई। उसके बाद में इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। मैंने कल की वीडियो में बताया था आपसे कि रजिया सुल्तान किस तरीके से इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है। रजिया सुल्तान इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, यानी कि इतिहास में सबसे पहले भारत पर रूल करने वाली एकमात्र महिला शासक का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 2 अपने इक्तेदार नियुक्त किए, इक्तेदार, जिनमें एक का नाम था एतगीन और दूसरे का नाम था अल्तुनिया। इक्तेदार क्या होते थे ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। इक्तेदार का मतलब होता था कि जो सेना युद्ध में भूमि जीता करती थी उसे सैनिकों में बांट दिया जाता था और उस पर रूल करने वाला जो सैनिक होता था उसको कहते थे हम इक्तेदार। ये इसके 2 प्रसिद्ध इक्तेदार थे, एक था एतगीन और एक था अल्तुनिया। एतगीन जो था वो बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था, बदायूं का, और अल्तुनिया जो था वो बठिंडा का इक्तेदार हुआ करता था। ठीक है। रजिया सुल्तान के शासनकाल में जो उसकी रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे 2 इक्तेदार, एतगीन, बदायूं और अल्तुनिया। ठीक है। तीसरा, एक याकूत खान नाम का व्यक्ति था, जिसे इतिहास में रजिया सुल्तान का प्रेमी कहा जाता है। रजिया सुल्तान का प्रेमी। रजिया ने याकूत को अमीर ए आखुर का पद दिया था, अमीर ए आखुर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए याकूत खां के पास में कौन सा पद था, या इतिहास में गुलाम वंश में अमीर ए आखुर के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध था, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? याकूत खां। अमीर ए आखुर का मतलब होता था शाही अस्तबल का मंत्री, यानी कि जो शाही घोड़े होते थे उनकी देखरेख करना किसका काम था? याकूत खां का काम था। और उसी पद को क्या कहा जाता था भाई? अमीर ए आखुर। होता क्या है, रजिया सुल्तान थी, उसकी सुल्तानियत से तुर्क सरदार बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते थे। वो एक महिला शासक को अपना जो है उत्तराधिकारी नहीं मानना चाहते थे। तो 1240 ईस्वी में जो इसका एक इक्तेदार था अल्तुनिया, वो इसके विरुद्ध में साजिश कर देता है। ठीक है। यानी कि इसके विरुद्ध में साजिश कर देता है रजिया के विरुद्ध। और रजिया और इसका प्रेमी, जिसका नाम है याकूत खां, ये दोनों लोग हरियाणा में एक कैथल नाम की जगह है, वहाँ पर शहर के लिए गए हुए होते हैं और वहीं पर इन पे हमला कर देता है कौन? अल्तुनिया, जो कि इसका इक्तेदार था। कौन हमला कर देता है भाई? अल्तुनिया। ठीक है। और अल्तुनिया याकूत खां को मार करके रजिया को कैदी बना लेता है। अब रजिया के पास में 2 ऑप्शन रखता है, या तो रजिया को मरना होगा या अल्तुनिया से शादी करनी होगी। तो रजिया सुल्तान क्या करती है? अल्तुनिया से कैथल में ही शादी कर लेती है और इसके दूसरे नंबर का भाई, जिसका नाम था बहराम शाह, ये दल चालीसा को, ये वो 40 तुर्क सरदारों का समूह था जिसे इल्तुतमिश ने एक स्पेशलिस्ट ग्रुप बनाया हुआ था दल चालीसा का। ठीक है। जिसे तुर्गान चहलगानी कहा जाता था। तो दल चालीसा के 40 लोगों को जो बहराम शाह है वो अपने कब्जे में कर लेता है और दल चालीसा को भेज करके अल्तुनिया और रजिया को कैथल में ही ख़त्म करवा देता है। यानी कि इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है 1240 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए
रजिया का मकबरा किस जगह पे स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में ही स्थित है। कैथल जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? कैथल नाम की जगह हरियाणा में पड़ती है। इसके बाद में बहराम शाह का रूल आता है। बहराम शाह की जो टाइमिंग होगी वो 1240 से 1242 होगी। और ये कौन है? रजिया सुल्तान के 4 भाई हुआ करते थे। पहले का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, दूसरे का नाम बहराम शाह 1240 से 42, तीसरे का नाम हम बात करेंगे आगे मसूद शाह, और चौथे का नाम होगा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो दूसरे नंबर का ये भाई था बहराम शाह, 1240 से 42 तक इसने रूल किया। इसके टाइमिंग पीरियड में एक ही फेमस काम हुआ था, सेकंड मंगोल अटैक, यानी कि दूसरा मुगलों का आक्रमण। जो मंगोलों ने आक्रमण किया था दूसरा, वो किसके शासनकाल में हुआ था भाई? बहराम शाह के शासनकाल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दूसरा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? बहराम शाह के शासनकाल में। ये मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण था, क्योंकि जो चंगेज आया था, चंगेज पहला मंगोल आक्रमणकारी, वो दिल्ली ना आकर के सिंध से ही वापस चला गया था। और किसके काल में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश के काल में। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कल। एशिया का सबसे बदनाम और सबसे क्रूर शासक चंगेज खां, जो पहला आक्रमणकारी था मंगोलों में। दूसरा आक्रमण इसके काल में होगा, बहराम शाह के काल में। ठीक है, तीसरा इसका जब शासन खत्म हो जाता है तो 1242 से 1246 तक रजिया के तीसरे नंबर के भाई, जिसका नाम मसूद शाह होगा, उसका टाइमिंग पीरियड आता है। रजिया के तीसरे नंबर के भाई मसूद शाह, और इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1242 से लेकर के 46 तक चलता है। ठीक है, ये रजिया का तीसरे नंबर का भाई था। और चौथे नंबर का जो भाई था नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। इसका टाइमिंग पीरियड 1240 ईस्वी से लेकर के 1265 ईस्वी तक चलता है। इतिहासकार बताते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान हुआ करता था। ठीक है, इसकी सल्तनत को जो देखा करता था, इसका वजीर, जिसे इसने उलूग खां की उपाधि दी थी, उलूग खां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इतिहास में उलूग खां किसे कहा जाता है, तो उलूग खां की उपाधि बलबन को इसने दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद का वजीर हुआ करता था बलबन, और बलबन ही इसकी सल्तनत को देखा करता था, और बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बलबन की। बलबन अगला रूलर होगा नसीरुद्दीन महमूद के बाद में, और बलबन का जो टाइमिंग पीरियड है 1265 से 1287 ईस्वी तक चलता है। 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक चलता है बलबन का टाइमिंग पीरियड। बलबन के बारे में बात कर लेते हैं। बलबन को जाना जाता है लौह एवं रक्त की नीति के लिए। जैसे जर्मनी में आपको पता होगा कि जर्मनी में बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी, ऐसे ही बलबन ने गुलाम वंश में बलबन ने, इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? 1265 से 1287। इसको जाना जाता है अपनी लौह एवं रक्त की नीति के लिए, लौह एवं रक्त की नीति के लिए, रक्त की नीति के लिए। ठीक है भाई, जर्मनी में बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी, और भारत में गुलाम वंश का सबसे क्रूर शासक, गुलाम वंश का इसे सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने लौह एवं रक्त की नीति चलाई, 2 प्रथाएं चलाई, जिनसे एक का नाम था सिजदा और पाबोस। ये 2 ऐसी प्रथाएं थी। सिजदा का मतलब होता था कि जब सुल्तान दरबार में आएगा तो जनता को सर झुका करके सुल्तान के आगे सिजदा करना होता है, और पाबोस का मतलब होता था कि सुल्तान के कदमों को चूमना, यानी कि जनता को नीचे ज़मीन में लौट करके सुल्तान के पैरों को चूमना होगा। इन 2 प्रथाओं को कौन चलाता है? बलबन। इन्हें आगे चल करके शाहजहां बैन करेगा, और शाहजहां के बाद में जो कम्प्लीटली इन्हें बैन करेगा वो होगा औरंगजेब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सिजदा और पाबोस नाम की 2 प्रथाएं किसने चलाई थी, तो बलबन ने। इनको ख़त्म किसने किया? एक बार शाहजहां ने बैन किया,
ठीक है। फिर फाइनली इनको कौन ख़त्म करेगा? आपका औरंगजेब, ठीक है भाई। इसके बाद जो बलबन था उसे जाना जाता था नवरोज़ त्यौहार के लिए। नवरोज़ त्यौहार ये क्या होता है भाई? जो ईरानी लोग होते हैं वो नववर्ष को नवरोज़ त्यौहार के रूप में बनाते हैं, यानी कि नववर्ष एक उनके लिए उत्सव होता था और इसे ये लोग नवरोज़ त्यौहार के रूप में मनाते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बलबन किस लिए फेमस था। बलबन को जाना जाता है अपने न्याय के लिए और इसके शासनकाल में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व कमल हसन दो कवि रहा करते थे इसके शासनकाल में, अमीर खुसरो व कमल हसन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अमीर खुसरो किसके शासनकाल से भारत के समकालीन थे, यानी कि भारत में किसके शासनकाल के समकालीन थे, तो अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा टाइम तक भारत में सबसे ज़्यादा बादशाहों के समकालीन रहे और ये फारसी के प्रसिद्ध कवि भी हुआ करते थे, ठीक है भाई। बलबन की जो शासक था, यानी कि इसने जो इतने टाइम रूल किया, उसकी सफलता का एक मुख्य कारण था कि इसका जो गुप्तचर विभाग था ये बहुत ज़्यादा मजबूत था और इसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाए हुए दल चालीसा को, जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा बनाया था, इसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाए हुए दल चालीसा को ख़त्म कर दिया ताकि आगे चल के इसको रूल करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ भारत पे और इस आक्रमण में बलबन का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया 1287 में और इसी अपने बेटे के मारे जाने के गम में बलबन की भी मृत्यु हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पुत्र वियोग में ऐसा कौन सा बादशाह था या ऐसा कौन सा सुल्तान था जो पुत्र वियोग में मारा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? बलबन अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद के मारे जाने के गम में मारा गया था। फिर इसके बाद में बलबन के पोते कैकुबाद गद्दी पर बैठता है, यानी कि शहजादे मोहम्मद का लड़का कैकुबाद गद्दी पर बैठता है बलबन के बाद 1287 में, ठीक है भाई। बलबन के बाद कैकुबाद, अगला सुल्तान कौन होगा? कैकुबाद 1287 से 1290 ये गद्दी पर बैठता है और इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मलिक फ़िरोज जो है इसका सेनापति होता है और मलिक फ़िरोज कैकुबाद का विश्वास जीत करके पंजाब का इख्तियार बन जाता है। पंजाब जो प्रांत हुआ करता था उसका इख्तियार बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलिक फ़िरोज आगे चल के यही मलिक फ़िरोज खिलजी वंश की स्थापना करेगा, मलिक फ़िरोज खिलजी वंश की स्थापना करने से पहले किस जगह का इख्तियार हुआ करता था, तो मलिक फ़िरोज पंजाब का इख्तियार हुआ करता था। मलिक फ़िरोज क्या काम करता है कि कैमूर्स को गद्दी पर बैठाता है और कैमूर्स से कैकुबाद की हत्या करवा देता है। कैमूर्स कैकुबाद का लड़का था और बाद में कैमूर्स को भी मलिक फ़िरोज मार देगा। मलिक फ़िरोज ये दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था जिसका नाम था कैमूर्स, ठीक है भाई। इसके बाद में मलिक फ़िरोज खिलजी वंश की स्थापना करेगा और मलिक फ़िरोज क्या है? एक तुर्क जनजाति का था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलिक फ़िरोज किस जनजाति का आदमी था, तो ये तुर्क जनजाति का आदमी था। आगे चल कर के जलालुद्दीन फ़िरोज खिलजी के नाम से ये आपका जो है खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो गुलाम वंश के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इतना ही है गुलाम वंश, ठीक है भाई। गुलाम वंश के बारे में मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए
गुलाम वंश के बारे में हमने दो बातें पढ़ी। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछता है, इसका टाइमिंग पीरियड 1206 से लेकर के 1290 तक चला, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछता है ऐबक के बारे में, इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी कल दी थी कि ऐबक कौन था, और ऐबक की टाइमिंग के बारे में पूछता है तो 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है, 10 ईस्वी। इसके बाद में इल्तुतमिश जो अगला सुल्तान है, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसकी टाइमिंग अगर आपसे पूछता है तो 1211 से लेकर के 1236 तक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो इल्तुतमिश, अगर आपसे संस्थापक पूछा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चौगान और पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? ऐबक की। इसके बाद में रजिया सुल्तान, जिसका टाइमिंग पीरियड क्या होगा? 1236 से 1240। इसके बाद में हमने बात की जो बहराम शाह रजिया सुल्तान के दूसरे नंबर का भाई था, पहले नंबर का भाई था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह। दूसरे नंबर के भाई का नाम था बहराम शाह, बहराम शाह। तीसरे नंबर के भाई का नाम था मसूद शाह, मसूद शाह। और चौथे नंबर के भाई का नाम था नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है भाई। इन चारों के बारे में जो गुलाम वंश में इंपॉर्टेंट हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, और रजिया सुल्तान के बाद में बलबन, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि बलबन को किस लिए जाना जाता था? लौह एवं रक्त की नीति के लिए, जिसकी टाइमिंग पीरियड है 1265 से 1287 तक। और इसका जो अंतिम सुल्तान होगा उसका नाम क्या होगा? कैमूर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो खिलजी वंश के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करेगा, और फिर अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से नगद वेतन देने की सेना को शुरुआत करेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।